बड़ी चीज है। जिस दिन आप ईमानदार हो जाइएगा, आपको बेटा क्वालिफाई होने से, डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो कोई बोलता है ना मेहनत से होता है, मेहनत नहीं, ठीक है, इंटेलिजेंट कुछ नहीं होता। आप कितने ईमानदार हो, मतलब आपको जो चीज बताया जाता है ईमानदारी से अगर काम कर रहे हो तो आप 100% की क्वालिफाई करोगे ना। जिससे भी आप पूछोगे तो बच्चे क्या होते बेटा, ईमानदार होते, जो भी मिलता है वो बेटा ईमानदारी से वो अपने काम को पूरा करते। तो आपका बस यही काम था कि ईमानदारी से जाइए और डॉक्टर लिसिस बेटा सारे क्वेश्चंस को बनाना स्टार्ट कर दीजिए। मेरे में से बहुत सारे बच्चे ने बनाया भी होगा, 12 से 13 क्लास हो चुके हैं, तो इतने में तो आपको बहुत सारी चीज आ गए हैं जेनेटिक्स के, और वो आप बनाइए, बच्चा बनेंगे सारे, ठीक है। तो जेनेटिक्स का हमारा लास्ट टॉपिक बच गया है। पेडिग्री भी हमने बहुत अच्छे से आपको बता दिया, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिएगा तो आ जाएगा। पेडिग्री बेटा 100% क्या है, वो आपको प्रैक्टिस पे, प्रैक्टिस होगा अपने आप हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, हमारा लास्ट जो टॉपिक एक बच गया है जेनेटिक्स में, वो लिंकेज है। इसे बोलता जाता है बेटा थोड़ा लेंदी है, लेकिन इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को एक बार सीख लीजिएगा ना तो आसान लगेगा। लिंकेज आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अब हमारे पास एक ही टॉपिक बच गया, दिस इज द लिंकेज। होता क्या है लिंकेज, सिंपल से वर्ड में क्या होता है लिंकेज, ठीक है, कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं बेटे, लिंकेज आसान सा वर्ड है। बोले सर क्या है लिंकेज, चलिए देखते हैं लिंकेज है क्या। सोचो थोड़ा, ये बच्चा यू, ये आप हो, ये आप हो, बोले ठीक, और ये बेटा आपका एक सेल है, ठीक है, ये सेल है। ये बच्चा आपका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर में बेटा है 46 क्रोमोसोम पेयर के फॉर्म में। ये एक पेयर हो गया, ये बेटा दूसरा पेयर हो गया, ये तीसरा पेयर हो गया। तो ऐसे से आपके पास में 23 पेयर सभी के पास। सभी बेटा जो भी आप बैठे हो क्लासरूम में, सभी को मालूम है कि हमारे हर सेल के अंदर में कितने पेयर है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, यानी कि बेटा टोटल क्रोमोसोम है 46, ठीक है। तो मैं एक पेयर यहां पर समझाने के लिए आपको मैंने बना दिया। ये बेटा एक पेयर, ये आपके मां से लिया है, मैटरनल कहलाएगा। ये आपने पापा से लिया है बेटा, ये पैटर्नल कहलाएगा। ये एक पेयर मैंने बना दिया, बोले ठीक है। अब इस क्रोमोसोम पे क्या होता है, तो सिंपल वर्ड, क्रोमोसोम अल्टीमेटली डीएनए से बना होता है। उसमें डीएनए होते हैं और प्रोटीन होते हैं। क्रोमोसोम किससे बना है, डीएनए से बना है। क्रोमोसोम को तोड़िएगा तो इस क्रोमोसोम के अंदर में मेनली क्या दिखेगा, डीएनए दिखेगा, और बेटा उसके अंदर कुछ प्रोटीन्स होंगे, लेकिन मेनली क्या होता है, डीएनए होता है। और इस डीएनए के एक छोटे से पार्ट को, डीएनए के एक छोटे से पार्ट को बच्चा आप जीन कहते हैं। क्या कहते हैं आप, जीन कहते हैं। जैसे ये एक जीन है बेटा जो आपके हाइट को कंट्रोल कर रहा है, आपके मम्मी से मिला, पापा से मिला। ये दूसरा जीन है जो बेटा आपके ब्लड ग्रुप को कंट्रोल कर रहा है, ए ब्लड ग्रुप होगा, बी होगा, वो डिसाइड कर रहा है। तीसरा है बेटा ये आपका जो जीन है वो डिसाइड कर रहा है इंसुलिन बनाने वाला जो हार्मोन है उसे बनाने वाले को कंट्रोल कर रहा है। मान लो बेटा ये लास्ट वाला, ये बेटा हीमोग्लोबिन बनाने वाले, जो हीमोग्लोबिन आपके अंदर है उसे बनाने को कंट्रोल कर रहा है। तो आपके क्रोमोसोम पे लीनियरली बेटा जीन मौजूद है। मेंडल ने कभी जीन वर्ड नहीं किया, यूज किया बेटा फैक्टर यूज किया। जीन हम लोग यूज करते हैं बेटा, जोहानसन नाम के एक साइंटिस्ट थे, मेंडल के मरने के बाद एक साइंटिस्ट है जोहानसन, उन्होंने पहली बार जीन वर्ड यूज किया। मेंडल ने उसे क्या कहा था बेटा, फैक्टर। बोले ठीक है। बोले सर कितने जीन है सर इंसानों के अंदर, हमारे अंदर है सर, हम लोग ह्यूमन बीइंग है, हमारे अंदर में सर 46 क्रोमोसोम, कितने जीन होंगे सर। तो हमारे अंदर में ऑन अप्रॉक्स बेटा 30,000 के आसपास जीन है, 30,000 के आसपास जीन है। हर जीन कोई काम करता है। अब थोड़ा लॉजिकल सोचना, ये जीन बेटा क्रोमोसोम पे मौजूद है, 30,000 जीन है। जीन कहां होते बेटा, जीन कहां होते, क्रोमोसोम पे। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बेटा, क्रोमोसोम पे होते। तो क्या बेटा जो जीन है वो एक ही क्रोमोसोम पे या अलग अलग क्रोमोसोम पे, सिंपल से सुनना। मैंने बोला ये बेटा आपका, मैंने एक पेयर बना दी, ये बेटा आपका फर्स्ट पेयर क्रोमोसोम है, फर्स्ट पेयर। बोला ठीक है।
ये बेटा नीला वाला ये सेकंड पेयर है, सेकंड पेयर है। बोले ठीक है। और ये बेटा आपका रेड वाला बेटा थर्ड पेयर। बोले ठीक है सर। ऐसे से 23 है। हमने सिंपल करने के लिए 3 ही पेयर बनाए, एक येलो वाला, एक ब्लू वाला, एक रेड वाला। अब ध्यान से मुझे एक चीज बनाना है, जो बच्चों वाली कहानी। मान लीजिए बेटा यहां ए नाम का जीन है, ए नाम का जीन है, ठीक है। और मान लो बेटा यहां बी नाम का जीन है, बी नाम का जीन है, ठीक है। और मान लो बेटा यहां पास सी नाम का जीन है। बोले ठीक है, सी नाम का जीन है। और मान लो लास्ट वन बेटा यहां पर डी नाम का जीन है, डी नाम का जीन, ठीक। अब थोड़ा लॉजिकल होकर के मुझे बताना, ठीक है। एक और मैं लिख देता हूं, ई नाम का जीन है, यहां पर ई नाम का है। लॉजिकल बताना। ए और बी को देखिए, ए जीन को देखिए और बी जीन को देखिए, क्या बच्चा वो एक ही पेयर में? जीन ए को देखिए और जीन बी को देखिए, जो बेटा पेयर में, क्या बेटा एक ही पेयर पे? बोले नहीं सर, वो तो अलग पेयर पे। तो जीन बेटा या तो अलग अलग पेयर पे हो सकता है। अगर वो अलग अलग पेयर पे, जैसे ए नाम का जीन और बी नाम के जीन को देखिए अलग अलग पेयर पे, तो ऐसे जीन को हम लोग कहते हैं बेटा अनलिंक्ड जीन, अनलिंक्ड जीन, अनलिंक्ड जीन। आया समझ में? अनलिंक्ड जीन क्या है? जो जीन अलग अलग पेयर पे हो। लेकिन यहां पर ध्यान से देखिए, क्या बेटा ए नाम के जीन और ई नाम के जीन बेटा एक ही क्रोमोसोम पे, एक ही पेयर पे, या अलग अलग पेयर पे? ए नाम के जीन जो पेयर में, ई नाम के जीन जो पेयर में, एक ही क्रोमोसोम पे या अलग अलग पेयर पे? बोले सर एक ही पेयर पे, तो इसे मैं कहूंगा बेटा लिंक्ड जीन। तो पहले आपको आज सीखना है लिंक्ड जीन क्या होता है और अनलिंक्ड क्या होता है। बहुत ही आसान कहानी, बहुत ही आसान कहानी। जो जीन एक ही क्रोमोसोम, यानी दो जीन की बात कर रहे हैं, दोनों सेम क्रोमोसोम पे या अलग अलग क्रोमोसोम पे? अगर सेम क्रोमोसोम पे तो लिंक्ड जीन कहलाएगा, अलग अलग क्रोमोसोम पे अनलिंक्ड जीन कहलाएगा। इतना तो समझ में आ रहा है? ये तो बच्चों वाली कहानी है, बच्चों वाली कहानी है, ठीक है। फिर से मैं बता दे रहा हूं, अगर मैं पूछूं बी एंड डी के बारे में बताइए, बी एंड डी, बी जीन और डी जीन के बारे में, लिंक्ड है या अनलिंक्ड है? बोले सर बी तो अलग पेयर पे और डी तो अलग पेयर पे, यानी सर अनलिंक्ड है, अनलिंक्ड है, ठीक। लेकिन बी एंड सी के रिस्पेक्ट में पूछो, बी एंड सी बेटा दो जीन है, क्या एक ही पेयर पे, सेम पेयर है, लिंक्ड जीन होगा। और जो बेटा लिंक्ड जीन होता है वो बेटा लिंकेज नाम के फिनोमेनन को शो करेगा। तो लिंकेज क्या है अभी मत जाइए, पहले ये जानिए लिंकेज कौन शो करेगा। तो आंसर बेटा पहला रूल है लिंक्ड जीन, आंसर बेटा लिंक्ड जीन। और इसी को मैं बच्चों के भांति बता दे रहा हूं, बच्चों की तरह बता दे रहा हूं। आपकी कॉलोनी में, आपके मोहल्ले में बेटा 5 दोस्त, 5 दोस्त है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ई है, 5 दोस्त है। अब ये बेटा दोस्त कहां रहते? मान लो बेटा इस सोसाइटी में ना 3 ही बिल्डिंग है, बिल्डिंग नंबर ए, बिल्डिंग नंबर बी, ठीक है, थर्ड बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है, दूसरा बिल्डिंग है, तीसरा बिल्डिंग है, 3 ही बिल्डिंग। अब मैं पूछ रहा हूं कि ये पांचों दोस्त कहां रहते? तो हो सकते हैं बेटा ये पांचों दोस्त हो सकते एक ही बिल्डिंग में रहते हो, ऐसा भी तो हो सकता है। यहीं बेटा ए है, यहीं बेटा बी है, यहीं सी है, यहां डी है, यहां ई है, एक ही बिल्डिंग पे भी हो सकते हैं। या तो हो सकता है सर यहां ए है, यहां सर बी नाम, बी कहां है, अलग बिल्डिंग में रहता है, ये भी पॉसिबल है। अब देखिए फिर से 2 दोस्त की बात करें, सी और डी की बात करें, क्या बेटा एक ही बिल्डिंग में? नहीं, अलग बिल्डिंग में। अगर अलग बिल्डिंग में तो इसी को कहते बेटा अनलिंक्ड, अनलिंक्ड, देखो नाम में लिखा है, जो जुड़ा नहीं होगा अनलिंक्ड। सी और ई को देखिए, क्या बेटा एक ही बिल्डिंग में? बोले सर हाँ एक ही बिल्डिंग में, तो दोनों जुड़े हैं, एक ही बिल्डिंग में दोनों आपस में एक साथ रह रहे इसी बिल्डिंग में, तो उसे मैं क्या कहूंगा? लिंक्ड कहूंगा।
और अगर बेटा जो लिंक्ड होगा तो वो क्या शो करेगा, लिंकेज। लिंकेज आ गया समझ में? सिंपल है कहानी, कोई डिफिकल्ट नहीं है, एकदम इजी सा कहानी है। अब बोलेंगे लिंकेज दो तरह की। बोले क्या है सर, किस बेसिस पे, किस बेसिस पे लिंकेज दो तरह के? अब देखिए एकदम कहानी को ऐसे कर लीजिए, तुम्हारी बेटा एक बिल्डिंग है, इसमें 10 फ्लोर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 फ्लोर। बोले ठीक, करेक्ट, 10 फ्लोर है। यहां बेटा ए नाम का दोस्त रहता है और यहां बेटा आपका बी नाम का दोस्त रहता है, दोनों एक बिल्डिंग पे? बोले हाँ सर, एक बिल्डिंग पे। दूसरी कहानी सुनिए, दूसरी कहानी सुनिए बेटा, यहां भी 10 फ्लोर, यहां भी बेटा 10 फ्लोर, यहां भी बेटा ए है, ठीक है, और दूसरा दोस्त है बेटा सी। अब बताइएगा मुझे, पहले वाले में ए और बी बेटा क्या क्या एक ही बिल्डिंग में? बोले हाँ, ए और बी सर एक ही बिल्डिंग में नहीं दिख रहा क्या सर? देखिए यहां ए और बी दो दोस्त है, ए एंड सी, एक ही बिल्डिंग में? बोले हाँ सर, ए और सी देखिए सर एक ही बिल्डिंग में। तो दोनों कैसे हुए, लिंक्ड हुए। क्या शो करेंगे, लिंकेज। लेकिन पहले वाले में देखिए सर क्या प्रॉब्लम है ना, ए सर देखिए ना सबसे लास्ट फ्लोर पे है और बी सर देखिए ना सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे। ए बेटा सबसे ग्राउंड फ्लोर पे और बी सर सबसे टॉप फ्लोर पे। तो दोनों की दूरी को देखो बेटा, दो जीन तो है लेकिन काफी दूर है, काफी दूर है, लिंकेज शो करेंगे, लिंक्ड जीन है। लेकिन बेटा वो लूजली लिंक्ड जीन है। वो क्या है बेटा, लूजली लिंक्ड जीन, एकदम आसान है, दूर रहेगा, लूजली लिंक। लेकिन सर ए और सी दो दोस्त तो है सर, इनकी कहानी बता दीजिए। कहानी सुन लीजिए, ए और सी एक ही क्रोमोसोम पे है तो लिंक्ड, लेकिन बेटा काफी नजदीक है तो इसे कहेंगे टाइटली लिंक्ड जीन। उसे क्या कहेंगे बेटा, टाइटली लिंक्ड जीन। तो तुम्हें इस चैप्टर में दो वर्ड्स आने वाले, लूजली लिंक्ड, टाइटली लिंक्ड। सर बहुत आसान है, नजदीक रहेगा तो टाइटली और दूर रहेगा तो लूजली होगा। जो टाइटली लिंक्ड होता है वो बेटा कुछ कंप्लीट लिंकेज शो करता है। क्या शो करता है बेटा, कंप्लीट लिंकेज। और जो लूजली है, दूर दूर है, वो क्या करेगा, कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट लिंकेज करेगा। तो आपको जब एग्जाम पेपर में आता है, जो सभी बच्चे होते हैं लिंकेज सबसे डिफिकल्ट है, अरे बेटा कुछ नहीं, वर्ड्स को समझो ना। तुम जिस बिल्डिंग में रह रहे हो उसी में तुम्हारा दोस्त है। बोले नहीं सर मेरा दोस्त तो दूसरे बिल्डिंग में, तो बेटा अनलिंक्ड हो गए। और अनलिंक्ड हो गया तो लिंकेज से कोई मतलब नहीं बेटा। लिंकेज नाम के चीज को ऐसा करो, कांटा मार दो, लिंकेज गया भाड़ में। तो बोले सर क्या होगा वहां, जब जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे हैं तो ये बेटा एक नया चीज शो करेगा, इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब समझो वो क्या करेगा बेटा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगर अलग अलग क्रोमोसोम पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, सर एक ही क्रोमोसोम पे है तो एक ही बिल्डिंग में दो दोस्त है तो लिंकेज करेगा। और लिंकेज करेगा तो दूरी इंपॉर्टेंट होगा, ज्यादा दूर है या कम दूर है। ज्यादा दूर है तो उसे कहेंगे हम लोग लूजली लिंक्ड, और अगर कम दूर है तो उसे कहेंगे टाइटली लिंक्ड। कौन सा डिफिकल्ट है बेटा, कौन सा डिफिकल्ट है? और अगर आपने एनसीईआरटी में बच्चा एक देखिएगा, बाद में एक साइंटिस्ट आएंगे, मॉर्गन फॉर्गन कुछ आएंगे बेटा, मैं बहुत डिटेल से बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए बेटा याद रखिएगा, इन्होंने दो क्रॉस किए, क्रॉस 1 क्रॉस 2, उसमें कुछ नहीं करना बच्चे, कुछ नहीं करना, एकदम बच्चों वाला बेटा, नर्सरी क्लास वाले बच्चे समझ जाएंगे। क्रॉस 1 में जो देखिएगा, तो जो जीन है वो बेटा काफी नजदीक है, दिख गया। और क्रॉस 2 में बेटा जो जीन है वो बेटा दूर है। क्या बेटा बच्चों वाला कहानी नहीं है? कौन इसमें हाई फाई है? क्रॉस 1 में मैंने क्या बोला, दो जीन है ए और बी नाम के, वो बेटा नजदीक है। और क्रॉस बी में मान लो बेटा ए और सी नाम के दो दोस्त है, वो दूर है। तो ये हो गया लूजली लिंक्ड और पहला वाला हो गया टाइटली लिंक्ड। आ गया समझ में? बस एनसीईआरटी ऐसा वर्ड यूज करेगा।
तो उसमें डरना नहीं है आपको, कोई भी नहीं, आराम से करना है। क्लियर है? एकदम ध्यान पूर्वक चीजों को सीखिए, चीजें बेटा ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। फिर भी मैं बता दे रहा हूं, आपके अंदर मान ले बेटा इंसुलिन बनाने वाला आई नाम का जीन, ये इंसुलिन बनाते, और दूसरा जीन है बेटा हीमोग्लोबिन बनाने वाला जीन, ये एच नाम दे दिया। आपके पास दो जीन है, इंसुलिन बनाने वाला जीन, हीमोग्लोबिन बनाने वाला जीन। सर इंसुलिन बनाने वाला जीन और हीमोग्लोबिन बनाने वाला जीन क्या एक क्रोमोसोम पे है? मुझे नहीं मालूम। अगर दोनों एक ही क्रोमोसोम पे हैं सर, तो वो हो गया सर लिंक्ड जीन। आई और एच बेटा एक ही क्रोमोसोम पे है, तो बेटा हो गया लिंक्ड जीन। लिंक्ड है तो क्या शो करेगा? लिंकेज। लेकिन लिंकेज बेटा किस चीज पे डिपेंड करेगा? तो बोलेंगे सर वो तो डिस्टेंस पे करेगा सर, वो पास में है या दूर है, टाइटली लिंक्ड है या लूजली लिंक्ड। और दूसरा क्या बताया, हो सकता है कि बेटा आई नाम का जीन अलग क्रोमोसोम पे हो और एच नाम का जीन अलग क्रोमोसोम पे, अनलिंक्ड होंगे। अनलिंक्ड होगा, और अनलिंक्ड क्या शो करेगा बेटा? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये क्या होता है अभी क्लियर हो जाएगा, ये क्या होता है अभी क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। तो मेरे से एकदम बेटा कॉन्सेप्ट इजी है। अब बता देंगे सर कभी लिंकेज पूछ जाए इसका डिफिनीशन क्या होगा? सर अगर लिंकेज अगर आ गया और मुझे सिंपल से बेटा हिंदी में समझाना है, एकदम बेटा सिंपल बच्चों वाले लैंग्वेज में बोलना है, लिंकेज होता क्या? पूछ जाए लिंकेज होता क्या? तो देखिए पहला लिंकेज क्या होता है बेटा, सीखिए। ये ए नाम का जीन है और ये बेटा बी नाम का जीन है, एक ही क्रोमोसोम पे, ठीक। जो बेटा जीन लिंक्ड होते हैं वो लिंकेज शो करते हैं। लिंकेज होता क्या? ध्यान से सुनिए, लिंकेज बेटा एक फिनोमेनन है, एक प्रक्रिया है। बोले क्या प्रक्रिया है बेटा, क्या फिनोमेनन है? उसके अकॉर्डिंग जो जीन बेटा मेरे अंदर में ए और बी जीन क्रोमोसोम 9 पे मौजूद थे, साथ थे, द जीन विच आर लिंक्ड टुगेदर, मेरे अंदर जो जीन बेटा आपस में जुटे थे, लिंक्ड जीन थे। मेरे बच्चे में, मेरे बच्चे यानी कि मैं स्पर्म बनाऊंगा, स्पर्म से मेरे बच्चे में जाएगा, तो मेरे बच्चे के अंदर में वो दोनों जीन बेटा एक साथ ही मौजूद रहेंगे। द ट्रांसफर ऑफ लिंक्ड जीन ना फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन नोन एज लिंकेज। मेरे अंदर ए और बी नाम का जीन लिंक्ड था, ठीक है, वो बेटा मेरे आने वाले जनरेशन में ए और बी बेटा एक साथ जाएगा, अलग नहीं होंगे, सेपरेट नहीं होंगे, एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। इसी फिनोमेनन को हम लोग लिंकेज कहते हैं। खत्म, खत्म बेटा, हो गया डिफिनीशन। ट्रांसफर ऑफ लिंक्ड जीन, ट्रांसफर ऑफ लिंक्ड जीन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ना, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाने की जो फिनोमेनन है, प्रोसेस है, उसी को लिंकेज कहेंगे। लेकिन बेटा साथ जाने की, अलग अलग नहीं, साथ। द ट्रांसफर ऑफ लिंक्ड जीन ना फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन टुगेदर, साथ जाने की प्रोसेस को, प्रक्रिया को लिंकेज कहते हैं। खत्म बेटा, खत्म कहानी, खत्म कहानी, हो गया बेटा लिंकेज। तो राम और श्याम दो भाई थे, राम और लक्ष्मण बेटा दो भाई थे। अब उनको बेटा जंगल में भेज दिया गया। आप कहानी सुनो ना महाभारत में, बोले हाँ भेज दिया गया, ठीक है। वहां गए बेटा, साथ में इतनी टाइम गुजारा, वापस जब आए बेटा साथ में आए। तो ट्रांसफर ऑफ टू जीन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन टुगेदर, इट इज नोन एज लिंकेज। लेकिन सभी जगह ऐसा हो नहीं पाता, टुगेदर जा नहीं पाते, क्योंकि बेटा एक दुश्मन बैठा है, उस दुश्मन का नाम है बेटा क्रॉसिंग ओवर। उस दुश्मन का क्या नाम है बेटा? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर बोलेगा मैं राम और श्याम को बेटा जाने नहीं दूंगा, जाएंगे तो सेम, साथ में नहीं जाने दूंगा। तो क्रॉसिंग ओवर क्या करता है बेटा? लिंकेज को कट करता है। लिंकेज चाहता है साथ में जाना, क्रॉसिंग ओवर चाहता है नहीं, साथ में नहीं जाने देंगे। इसलिए लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर एक दूसरे के बेटा डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली है। लिंकेज साथ जाना, क्रॉसिंग ओवर साथ नहीं जाने देंगे, अलग अलग कर देंगे। तुम और तुम्हारा भाई बेटा मार्केट साथ में जा रहे थे, अरे नहीं जाने देंगे, तुम्हें अलग कर देंगे।
इट इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। तो सिंपल सिंपल से चीजें बेटा बेसिक मजबूत रखिएगा, चीजें समझ में आएंगी, मेरे में से कोई गड़बड़ नहीं है। चलो अब इसी चीज को हम लोग अब बच्चों की भाषा में सीख लिया, अब हम लोग बायोलॉजी की भाषा में सीखे। चलो बच्चों लोग बायोलॉजी की भाषा में अब हम लोग लिंकेज, लिंक्ड जीन ये सब सीखते हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये बताइए बच्चे लोग फटाफट, मेंडल ने बेटा कितने ठीक है मेंडल ने बेटा कितने कैरेक्टर पे काम किए थे मटर के अंदर में, बोलिए। चलिए पहला क्वेश्चन है बहुत ही आसान सा, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था मटर के प्लांट पे, तो मटर के प्लांट में उन्होंने कौन कौन से कैरेक्टर पे कंसिडर किया था, वर्कआउट किया था? तो बोले सर बहुत ही आसान है, वो थे बेटा 7 कैरेक्टर, वो थे बेटा 7 कैरेक्टर। ये सभी बच्चों को आता है, बोले हाँ सर याद है, आपने याद कराया था सर टायर गीका, टायर गीका याद है सर? हाँ बेटा टायर गीका याद रखिएगा, नीट में तो 100% मार्क्स और बेटा बोर्ड में भी बन जाएंगे, हो गया टायर गीका। चलिए अब देखिए थोड़ा सा रिसर्च करते, जो बेटा मटर का प्लांट, ये बेटा मटर का एक सेल ले लिया, बोले हाँ अच्छी बात है, और इसके अंदर बेटा 7 पेयर, याद रखिएगा मटर के अंदर में 7 पेयर होता है, हमारे अंदर 23 पेयर, लेकिन मटर के अंदर में 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, यानी टोटल 14 है। ये फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, फिफ्थ पेयर, सिक्स पेयर, 7 पेयर। तो आज का बेटा पहला क्वेश्चन बनेगा, पहला क्वेश्चन बनेगा, हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द पी प्लांट? तो आंसर करिएगा बेटा 2n इज द 14, हैप्लॉइड कंडीशन में कितना हो जाएगा बेटा, हैप्लॉइड में पेयरिंग खत्म हो जाता है, तो n का वैल्यू होगा 7। जितना n का वैल्यू आता है याद रखिएगा, जितना बेटा n का वैल्यू आता है, n मतलब हैप्लॉइड, नंबर ऑफ n इज इक्वल टू लिंकेज ग्रुप। आगे में एक वर्ड आने वाला है, इसे ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं नीट में, लिंकेज ग्रुप क्या होता है? आप बोले सर बहुत आसान है, नंबर ऑफ n काउंट कर लीजिए सर, n सर 7 है, तो लिंकेज ग्रुप का नंबर कितना हो गया 7। ह्यूमन बीइंग में बोले सर हमारे अंदर 23 पेयर है, n का वैल्यू कितना होगा बेटा 23 हो जाएंगे। याद रखिएगा लिंकेज ग्रुप इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द हैप्लॉइड कंडीशन, n में जितने क्रोमोसोम होंगे वही बेटा लिंकेज ग्रुप कहलाएगा। बोले ठीक है सर याद रहेगा। अगर मैं क्वेश्चन पूछ दूं, थोड़ा सा बेटा 11th रिवाइज करा देता हूं, अगर मैं पूछ दूं बेटा हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन द पी प्लांट, बताइए बेटा पी प्लांट के अंदर कितने पेयर हैं? बोले सर क्या बेवकूफो लगा क्वेश्चन सर, 1 2 3 4 5 6 7, हाउ मेनी पेयर? आंसर बेटा 7। ठीक है, इसी को थोड़ा स्टैंडर्ड लैंग्वेज लिखे, हाउ मेनी होमोलोगस पेयर, अरे बेटा पेयर बोलो, होमोलोगस पेयर क्या फर्क पड़ता है? इसी को बेटा आपका सेल डिवीजन चैप्टर, एक पेयर को बेटा 1 बाईवैलेंट कहते हैं, याद रखिएगा एक पेयर बेटा एक बाईवैलेंट कहलाता है। ये सब वर्ड आता है, आधा बेटा आदमी को डर लगना, क्या क्या पूछ दिया, बाईवैलेंट क्या है, कुछ नहीं, 1 पेयर 1 बाईवैलेंट। या इसी को आप बेटा कह सकते हैं टेट्राड, इसी को क्या कह सकते हैं बेटा टेट्राड, सेम चीज है, नंबर ऑफ पेयर, नंबर ऑफ टेट्राड, नंबर ऑफ बाईवैलेंट, सबके लिए बेटा फार्मूला है, सबके लिए क्या फार्मूला बेटा, टोटल क्रोमोसोम बाई 2, टोटल क्रोमोसोम 14 बाई 2, आंसर बेटा 7। ह्यूमन बीइंग में कितने टेट्राड? सर इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया, पढ़ा नहीं, याद नहीं है। हमारे अंदर कितने टेट्राड, हमारे अंदर कितने बाईवैलेंट, हमारे अंदर कितने पेयर? नहीं सर बहुत आसान है, टोटल क्रोमोसोम, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम बाई 2 23। तो कभी बेटा जब जाइएगा सेल डिवीजन चैप्टर में डरिएगा मत, टेट्राड कुछ हो, नाम कुछ होगा, मुझे नहीं मतलब, बस बेटा बाईवैलेंट याद रखिए, हाउ मेनी बाईवैलेंट, ठीक है, बाईवैलेंट यानी बेटा पेयर, होमोलोगस पेयर, टोटल क्रोमोसोम बाई 2, मेरे में से कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, लिंकेज ग्रुप का क्या फार्मूला बोला, टोटल क्रोमोसोम बाई 2 कर दो, वो भी करेक्ट है, लिंकेज ग्रुप वही तो हुआ, 14 बाई 2 कर दिया 7 आ गया, सबका बेटा आंसर अच्छे से आना चाहिए। बोले ठीक है सर। अब लॉजिकल सोचो, ध्यान से सुनना,
मेंडल ने बेटा 7 कैरेक्टर पे काम किया। बोले हाँ सर 7 पे किया, टायरगी का तो याद है, लेकिन बेटा मैं नया चीज ये बता रहा हूं, ये जो बेटा 7 पेयर है, फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7, और मेंडल ने कितने कैरेक्टर पे किया? 7 कैरेक्टर। हर कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला फैक्टर होगा, आज के भाषा में जीन होगा, आज की भाषा में जीन होगा। हर कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए फैक्टर, या बेटा आज के मॉडर्न भाषा में जीन होगा। सर हाइट को कंट्रोल करने वाला फैक्टर या जीन बेटा किस क्रोमोसोम पे होगा? ये बेटा इंपॉर्टेंट, ये बेटा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। हाँ मेरे नाम से बन जाएगा ऐसे, ठीक है, मेरे नाम से बन जाएगा बेटा। क्या लिखा है देख लो, शादाब जफर, ZAFAR। तो एक बेटा बन जाएगा क्वेश्चन, देखो क्या, ठीक है। सबसे पहले बेटा ध्यान से देखिए, मैंने बनाया कोड वर्ड बनाया है, तो टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। एस शेप बेटा देखिए, शेप ऑफ पॉड, जो बेटा पॉड का शेप को डिसाइड करने वाला है, एस फॉर शेप ऑफ पॉड, वो बेटा पेयर नंबर होगा 4th पे। उसका जो जीन है बेटा कहां पर होगा? पेयर नंबर 4 पे, शेप ऑफ पॉड। एस के बाद क्या आ रहा है बेटा? एच, यानी हाइट। एच का मतलब क्या होगा बेटा? हाइट, सेम हाइट, लंबा होगा छोटा होगा। हाइट को भी कंट्रोल करने वाला जीन कहां है? तो आंसर बेटा क्रोमोसोम नंबर 4 पे आ गया। फिर बेटा मेरे नाम में शायद आपके पास जफर आ रहा है, F4 बेटा हो गया फ्लावर पोजीशन, फ्लावर पोजीशन। तो फ्लावर पोजीशन को भी कंट्रोल करने वाला जीन बेटा कहां है? क्रोमोसोम नंबर 4 पे। हाँ देखो, स्टार्टिंग में साइंटिस्ट को लगता था मेंडल ने 7 पेयर पे काम किया और 7 कैरेक्टर पे काम किया, और क्रोमोसोम कितने पेयर थे? 7 पेयर। तो कहानी क्लियर है, हर पेयर, हर जो कैरेक्टर है एक एक पेयर पे लोकेटेड होगा। तुम्हें क्या लग रहा था? मेंडल ने बेटा 7 कैरेक्टर पे काम किया, हर कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला जीन, कितने जीन हो गए? 7। हर जीन एक एक क्रोमोसोम पेयर पे होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले जीन को देखा, तो वो बेटा केवल क्रोमोसोम नंबर 1 पे थे लोकेटेड, 4 पे थे, 5 पे थे और 7 पे थे। पेयर नंबर 1, पेयर नंबर 4, पेयर नंबर 5 और पेयर नंबर 7। ये बेटा क्वेश्चन आता है, थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। साइंटिस्ट को क्या लगता था? ओ 7 कैरेक्टर 7 पेयर, कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है, हर कैरेक्टर एक एक पेयर पे होगा। नहीं, they are located only on the 4 pair number 1, pair number 4, pair number 5, pair number 7। और पेयर 4 तो बेटा कमाल का था, उस पे 3-3 कैरेक्टर के जीन लोकेटेड थे। बोले सर कौन? मेरा नाम याद रख लेना। एस से क्या बताया बेटा? शेप ऑफ द पॉड, ये भी एक कैरेक्टर था। दूसरा क्या बेटा? हाइट, एच हाइट। और एफ मतलब बेटा फ्लावर पोजीशन, ये बेटा 3 कैरेक्टर के जो जीन है वो क्रोमोसोम नंबर 4 पे ही थे। तो बेटा लिंक्ड हुआ या नहीं हुआ? सर हाँ सर, आपने बोला था जब जीन एक साथ हो तो लिंक्ड होगा, और लिंक्ड है तो लिंकेज शो करेगा, लिंकेज शो करेगा। लेकिन मेंडल बेटा लकी थे। याद रखना, एक क्वेश्चन आएगा, जेनेटिक्स का कौन सा टर्म है बेटा जिसे अनअवेयर थे? मेंडल ने अपनी पूरे लाइफ में नहीं जाना। ऐसा कौन सा टर्म है जिसे मेंडल ने कभी बेटा उस पर काम ही नहीं किया, उसे जानते ही नहीं थे क्या होता है? वो याद रखना बेटा, वो था लिंकेज। अगर लिंकेज मिल जाता तो मेंडल का सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, अगर बेटा मेंडल को लिंकेज मिल जाता तो मेंडल का जो थर्ड लॉ है बेटा ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाता। तो मेंडल के जीते जी बेटा लिंकेज कभी नहीं मिला, तो मेंडल ने कभी भी लिंकेज पे काम नहीं किया। लेकिन बाद में दूसरे साइंटिस्ट को, मॉर्गन नाम के साइंटिस्ट को, ठीक है बेटा, मिला क्या? लिंकेज मिला। उसने चैलेंज कर दिया मेंडल को, आपका लॉ गलत है। बाद में बेटा, बाद में थर्ड लॉ ऑफ मेंडल को रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि लिंकेज बेटा चैलेंज करता है। ठीक है, अब सेकंड देखिए। तो बोले सर मेंडल को क्यों नहीं मिला? ये बेटा मेंडल लकली बच गया।
मेंडल बेटा लकली बच गए, लिंक्ड जीन थे लेकिन बेटा उन्हें लिंकेज नहीं मिला, इसलिए आप एक क्वेश्चन बनाते टाइम आपको मिलेगा व्हाई मेंडल वाज लकी। मेंडल इसलिए लकी थे बेटा कि उन्हें अपने काम के दौरान में लिंकेज नहीं मिला। अगर लिंकेज मिल जाता तो मेंडल खुद से बेटा एक्सपेरिमेंट को आगे नहीं बढ़ाते, उनका डाई हाइब्रिड वाला एक्सपेरिमेंट वहीं पर गलत हो जाता, वो छोड़ देते एक्सपेरिमेंट को। लेकिन मेंडल लकली बच गए, उन्हें लिंकेज नहीं मिला। हाँ बाद में 20 साल 30 साल के बाद में दूसरे साइंटिस्ट को मिला, 40 सालों के बाद में कुछ एक्सेप्शन आ गए, चलो ठीक है, मेंडल को तो नहीं मिला। चलिए एक चीज याद रखिए, बोले ठीक है सर क्रोमोसोम नंबर 4 पे तो 3 जीन है। अब देखिए जो बेटा फर्स्ट पेयर है, जो बेटा फर्स्ट पेयर है क्रोमोसोम पे, उस पे बेटा 2 है, एक है सीड कलर का और एक है बच्चा आपका फ्लावर कलर का। सीड कलर और बेटा फ्लावर कलर, तो मैं पूरा का पूरा आपको डाटा दे देता हूं, टेंशन मत लीजिए, मैं सभी दे देता हूं कौन सा जीन किस पेयर पे लोकेटेड था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम में देखा गया बेटा ये क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, किस किस पेयर पे थे, तो 1 4 5 और 7। ठीक, इसी तरह से सीड कलर जो था, ठीक है, फर्स्ट पे था, फ्लावर कलर यानी दोनों कलर वाले कहां थे, फर्स्ट पे थे। इसी तरह से पॉड कलर और सीड से, तो मैं एक नोट बनाया वो मैं भेज दूंगा, ये बेटा आप केवल चेक कर लेना कि कौन सा जीन किस क्रोमोसोम पे लोकेटेड था। क्लियर है, याद रहेगा, कोई गड़बड़ नहीं कीजिएगा। तो मैंने क्या किया, एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। बोले सर क्या एक्सपेरिमेंट है, मैंने बेटा हाइट वाले को ले लिया, ठीक है, मैं ले लेता हूं सिंपल सा, पहले आपको लिख ही देता हूं कि कौन से क्रोमोसोम। ठीक है, सबसे पहले देखिए बेटा हाइट लिख देता हूं, आप भी बेटा नोट कर लीजिएगा, हो सकता है एनसीईआरटी में नोट करके बेटा इसे स्टेपल कर दीजिएगा, काम आएगा नीट के एग्जाम में। हाइट बेटा फोर्थ पेयर पे, ठीक। सेकेंड बेटा फ्लावर पोजीशन, फ्लावर पोजीशन आपको बताया ना, फ्लावर पोजीशन बेटा यानी टर्मिनल है या एक्सियल है, वो भी बेटा फोर्थ पे। और शेप ऑफ पॉड, शेप ऑफ पॉड ये भी बेटा फोर्थ पेयर पे, फोर्थ पेयर पे, ठीक है। चलिए ठीक है, यानी तीनों फोर्थ पेयर पे, फोर्थ पे। चलिए ठीक है, अब देखते हैं सीड कलर। सीड कलर जो है वो बेटा फर्स्ट पे, फर्स्ट पेयर पे। और फ्लावर कलर यानी दोनों कलर वाले सीड कलर और फ्लावर कलर वो बेटा किस पे है, आंसर बेटा फर्स्ट पेयर पे। तो फर्स्ट पेयर पे 2 कैरेक्टर के जी, ठीक है, फोर्थ पे बेटा 3 कैरेक्टर के जी। एंड द पॉड कलर आपको बताया है 7 कैरेक्टर बेटा, आपको बहुत अच्छे से मैंने टारगीका करके बताया था। पॉड कलर जो है वो बेटा, ठीक है, फिफ्थ पेयर पे। और लास्ट इज द सीड शेप, सीड का शेप। तो जहां पर एनसीईआरटी में बेटा 7 कैरेक्टर लिखा है ना, आप उठाइए पेन और ब्रैकेट में लिखते जाइए। एनसीईआरटी में 7 कैरेक्टर लिखा है, फिगर विगर बनाया है, बस वहां पर लिख दीजिए कि कौन सा कैरेक्टर किस पेयर पे था। तो सीड शेप हो गया आपका 7th पेयर पे। तो बोले ये बताया किसने था सर, मेंडल के टाइम में बेटा कोई माइक्रोस्कोप नहीं था, इतना रिसर्च भी नहीं था कि मेंडल बताते कि देखो ये बेटा 5th पेयर पे, ये 7th पे, ये फर्स्ट पे, ये 4th पे। नहीं बेटा, मेंडल ने नहीं बताया। ये 1950s में एक साइंटिस्ट आए ब्लिग्जिट, BLIXT, ब्लिग्जिट। उन्होंने बच्चा रिसर्च के बाद ये प्रूव किया कि मेंडल के जो 7 कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले जीन थे वो बेटा 1 पे थे, 4 पे थे, 5 पे थे और 7 पे थे। याद रहेगा बेटा, कोई गड़बड़ नहीं करना है, कोई गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए, बोले सर इसे पढ़ने से फायदा क्या, अब हमें बेटा थोड़ा बहुत डाई हाइब्रिड क्रॉस करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग लिंकेज पढ़ रहे हैं। और लिंकेज बेटा किसका एक्सेप्शन है, किस चीज को कट करता है, मेंडल के थर्ड लॉ को, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, थर्ड लॉ क्या है, लिंकेज क्या है, ये पूरी चीज पढ़ने की स्टडी करते हैं। अब सोचना, मेरे में से आपके पास एनसीईआरटी है बच्चा, एनसीईआरटी में
आपने ये 7 कैरेक्टर लिखा हुआ है, बस ब्रैकेट में कुछ मत कीजिए, जहां पास हाइट लिखा है ना ब्रैकेट में लिख लीजिए 4th, यानी 4th पेयर पे। जहां फ्लावर पोजीशन लिख लिया है वहां भी लिख दीजिए बेटा 4th, शेप है वहां भी लिख दीजिए 4th। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा, नीट लेवल का आपका थोड़ा प्रिपरेशन भी हो जाएगा। बोले ठीक है सर। चलिए अब हम लोग देखें, आपको मैंने हमेशा सिखाया डायहाइब्रिड क्रॉस में बेटा एक पेरेंट लेते हैं। डायहाइब्रिड मतलब 2 कैरेक्टर एक साथ लेना। तो आपको मैंने क्या बताया था बेटा, आपको 2 कैरेक्टर कौन सा ले लेना है, आपको ले लेना है बेटा कि वो राउंड है, प्योर राउंड है, मटर का दाना राउंड है, और साथ साथ बेटा येलो है, राउंड एंड येलो। ये बेटा आपका कैपिटल आर है, ये बेटा कैपिटल वाई। बोले ठीक। आपने बेटा क्रॉस कर दिया इसका कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, यानी जस्ट अपोजिट वाले के साथ। राउंड है तो दूसरा क्या है बेटा, रिंकल्ड। और येलो है तो ये क्या कर देंगे बेटा, ग्रीन। ठीक है, कैसे लिखेंगे, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। आ गया समझ में? बोले हाँ। अब थोड़ा बेटा चेक करके मुझे बताइए, जो बेटा राउंड है यानी कि आपका सीड के शेप को कंट्रोल करने वाला जीन, तभी तो राउंड एंड रिंकल्ड है। और बच्चा आपके सीड के कलर को कंट्रोल करने वाला जीन, वो किस किस क्रोमोसोम पे, थोड़ा सा बेटा रिसर्च करके मुझे बताइए और मुझे बताइए क्या होगा। देख लेते हैं। मैंने क्या बोला, आपके शेप को कंट्रोल करने वाला, सीड शेप को कंट्रोल करने वाला जीन बेटा, तो वो किस पे है, 7th पेयर पे। और सीड के कलर को कंट्रोल करने वाला वो बेटा 1st पेयर पे। अब बताइए बच्चा, दोनों जो जीन है अलग अलग क्रोमोसोम पे हैं या सेम क्रोमोसोम पे? बोले सर एक 7 पे है और एक सर 1st पे है। अगर और नहीं समझ में आ रहा है तो यहां देखिए, एक बेटा 7 पे यहां है, ठीक है, शेप को कंट्रोल करने वाला यहां है, और कलर को कंट्रोल करने वाला कहां है बेटा, 1st पे। तो दोनों बेटा, दोनों के दोनों कहां है, अलग अलग क्रोमोसोम पे हैं। तो इसलिए एनसीईआरटी का आप फिगर देखिएगा, एनसीईआरटी का बेटा फिगर देखिएगा, ये बच्चा लोग एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम हमेशा पेयर में होते हैं, क्रोमोसोम बेटा पेयर में, ठीक। और ये बेटा दूसरा क्रोमोसोम अलग अलग पेयर पे है। तो यहां पर जीन है कैपिटल आर, यहां पर बेटा कैपिटल आर, इधर है बेटा कैपिटल वाई, इधर है बेटा कैपिटल वाई। जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम पे हैं। ये कैसे बेटा, अनलिंक्ड है, दो दोस्त अलग अलग बिल्डिंग में रहते, अनलिंक्ड। क्या शो करेंगे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, सीखते हैं, ये तो सीखना है अभी। तो सर रिंकल्ड ये वाला, चलो इसे भी निपटा दूं, इसे भी निपटा देता हूं। अलग अलग पेयर पे कहां है बच्चा, यहां पर कैप स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब मुझे बताइए, जब बेटा गैमेट्स बनता है, सिंपल सा गैमेट्स में बेटा क्या होता है, पेयर अलग हो जाता है। जो आपका ये वाला पेयर है, ये बेटा कैपिटल आर कैपिटल वाला, वो बेटा अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर से क्या गया बच्चे लोग, केवल आया कैपिटल आर। देखो थोड़ा सा मैं नीचे करके बनाता हूं, ठीक है। यहां पर से क्या आया बच्चा, कैपिटल आर। इधर से क्या आ गया, स्मॉल आर। इधर देखिए रेड वाला, इधर से आया कैपिटल वाई और इधर से आया बेटा स्मॉल वाई। यही बनेगा ना, और कोई कॉम्बिनेशन तो नहीं बन सकता। आर पेयर में एक निकालिए, एक क्रोमोसोम पेयर में दे, अलग हो गए। यहां से कोई भी कैपिटल आर आ गया और वो बेटा किससे बाइंड करेगा, स्मॉल आर से। इधर बेटा कैपिटल वाई, इधर किससे बेटा, स्मॉल वाई से। यही तो बनता था F1 जनरेशन, याद करो ना। तभी तो आप F1 को धड़ल्ले से लिख देते थे, सर बन गया कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। आ गया समझ में, आया बेटा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। F1 क्या बना, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल। एनसीईआरटी में बना के दे रखा है, इसलिए गड़बड़ नहीं करना ना, एनसीईआरटी में बेटा दे रखा है, गड़बड़ नहीं करना। अब सोचिए बेटा, ये F1 अब बेटा
आपस में क्रॉस करता था, सेल्फिंग। लेकिन ये बेटा सेल्फिंग करने से पहले कितनी तरह के गैमेट्स बनाते हैं, याद करो। ये कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कितनी तरह के गैमेट्स बनाएगा? बोले सर 4 तरह का। बोले सर कैसे? यही सीखना है बेटा, यही इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। देखिए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सिंपल वर्ड, कैपिटल आर बेटा कैपिटल वाई के साथ गैमेट बनाएगा। जो नेक्स्ट जनरेशन का गैमेट बनेगा तो कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ जा सकता है, और ये कैपिटल आर बेटा स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। दो पॉसिबिलिटी। तो आप धड़ल्ले से बनाते थे सर कैपिटल आर कैपिटल वाई और कैपिटल आर सर स्मॉल वाई। इसी तरह से जो बच्चा स्मॉल आर है वो बेटा कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, और ये स्मॉल आर बेटा स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। दोनों के पॉसिबिलिटी है। तो स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। कितने तरह के गैमेट्स बनाते थे बेटा? 4 तरह के। यही बेटा जो आर है, कैपिटल आर है, कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ जाता है। इन्हीं दोनों के जो प्रोबेबिलिटी है ना, कोई बेटा कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ, स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ, ये जाने की प्रोबेबिलिटी, इसी को कहते हैं बेटा सिंपल भाषा में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेटा एक फिगर दे रखा है, तो आप बच्चे लोगों को अब समझ में आ ही गया है। फिर भी एनसीईआरटी को हम लोग फिगर को बनाना सीख लेते हैं, एग्जाम में आ गया तो क्या कीजिएगा? तो बोले सर देखते हैं। तो हम लोग सबसे F1
चलो ठीक है, तो पता नहीं कैसे कट हो रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा रिलैक्स कर लो। चलो ध्यान से देखें, तो हमें सीखना है कि कैसे बेटा 4 तरह के गैमेट्स बनते हैं। एनसीईआरटी में ये फिगर दिया है तो हमें बेटा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? नहीं होता तो मैं पढ़ाता भी नहीं, क्योंकि थोड़ा सा बोरिंग है। चलो ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि जो बेटा आपका डायहाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं वो आपने बनाया F1, इज द F1। ध्यान से सीखिएगा बेटा, बहुत काम आएगा। ये चीज नहीं सीखेगा आगे में बहुत दिक्कत होने वाला है, बोले ठीक है? F1 में ये मैंने बनाया एक पेयर, और ये मैंने बनाया नीला वाला दूसरा पेयर, बोले ठीक है? यहां पर बेटा जी ने आराम से लिख देते हैं कैपिटल आर, इधर है बेटा स्मॉल आर, इधर है बेटा कैपिटल वाई, और इधर है बेटा स्मॉल वाई। बोले ठीक है सर, समझ में आ रहा है। F1 कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल। लेकिन बेटा ध्यान से सुनिए, जब बेटा गैमेट्स बनता है तो एक प्रोसेस होता है मियोसिस, आप सभी को मालूम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हो आप, oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस, तो प्लांट भी तो ऐसा करता होगा। तो प्लांट बेटा जाएगा मियोसिस, और बेटा आपको मियोसिस में एक फेज आता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, इसका नाम है बेटा एस फेज। इस बार मालूम है नीट के एग्जाम में 5 क्वेश्चन आए हैं सेल डिवीजन से। अगर किसी ने अगर थोड़ा सा ध्यान से देखा होगा, नीट 2020 में सेल डिवीजन नाम का जो चैप्टर, उससे 5 क्वेश्चन आए और बहुत इजी सा आया है। मियोसिस से 2 क्वेश्चन है, सेल साइकिल से 2 है, एक माइटोसिस से, ठीक है? बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जो बच्चों को आता होगा तो 5 आउट ऑफ 5 तो करिए। इस फेज में होता क्या है? तो देखो, इस फेज में कुछ नहीं होता बच्चा, इस फेज में कुछ नहीं होता। और जब मैंने सेल डिवीजन का जो पढ़ाया था बच्चों को, बेटा बहुत इजी वे मैंने पढ़ाया। मैं अगर बोलो अपना सबसे सिंपल लेक्चर आज तक जो बनाया होगा वो सेल डिवीजन का, क्योंकि आप लोगों को समझ में आता है नहीं सर सी क्या होता है, 2C क्या होता है, मैंने एकदम बच्चों के भांति बताया। तो एक बार आप कोशिश कीजिएगा उसे देखने का, तो बेटा आपका बायो बहुत सारा क्लियर होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis आपको क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि आपको सेल डिवीजन में प्रॉब्लम। अब सर डिफिकल्ट है ये सर, स्पर्मियोजेनेसिस नहीं समझ में आ रहा है सर, मियोसिस 1 में क्या हुआ, मियोसिस 2 में क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा है। तो बेटा एक बार जरूर देखिएगा, तो लाइफ टाइम के लिए आपको बेटा जूलॉजी का जो पार्ट है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट बेटा लाइफ टाइम के लिए खत्म हो जाएगा, टेंशन। इस फेज में क्या होता है सुनिए, इस फेज में बेटा क्रोमोसोम की 2 डंडी बन जाती। क्रोमोसोम के पहले एक डंडी था, एक क्रोमैटिड था, मेरे एक हाथ थे, सिंपल। अब बेटा मुझे मशीन में डाल दिया, 2 हाथ हो गए, क्रोमोसोम के 2 हाथ हो गए। क्रोमोसोम डबल थोड़ी हुआ, मेरे हाथ डबल हुए ना। अब देखिए यही बेटा रेड वाला हाथ डबल हो गया, नीला वाला बेटा उस क्रोमोसोम की एक डंडी थी, एक क्रोमैटिड था, अब 2 हो गए। नीले वाले क्रोमोसोम के 2 क्रोमैटिड हो गए। इसलिए कहा जाता है क्रोमोसोम कितने बताओ तो, इस फेज के बाद इस सेल में बेटा कितने क्रोमोसोम है? बोले सर 4, 2 लाल वाले, नीला वाला, 4 है। लेकिन बेटा पहले भी कितना था? 4 था। देखिए पहले भी 4 था और अब भी 4 है, तो क्रोमोसोम का नंबर थोड़ी ना डबल हुआ। क्रोमोसोम का नंबर पहले 4, अभी भी 4 है, लेकिन हर क्रोमोसोम के आर्म्स डबल हो गए। पहले एक आर्म्स का था, अब बेटा 2 आर्म्स के हो गए। तो उसी आर्म्स के अंदर बेटा डीएनए भरा है, उसी आर्म्स के अंदर क्या है बेटा? डीएनए। और डीएनए जब डबल होगा, डीएनए बेटा डबल होगा, डीएनए के अमाउंट को हम लोग क्या कहते हैं? 2C वर्ड से यूज किया। यहां बेटा 2C है, देखिए ध्यान से सीख ही लीजिए। यहां बेटा क्रोमोसोम देखिए ये एक आर्म्स वाला, और यहां बेटा क्रोमोसोम से ये देखिए ऐसे 2 आर्म्स वाले। इसी क्रोमोसोम में बेटा बैठा हुआ है क्या है? डीएनए। ये बेटा डीएनए, तो देखिए ना डीएनए बेटा डबल नहीं हुआ क्या? बेटा डीएनए डबल नहीं हुआ। इस फेज में डीएनए बेटा डबल हो जाता है, ठीक है? क्रोमोसोम बेटा सेम है, देख लीजिए क्रोमोसोम बेटा सेम है, पहले 4 थे अभी भी 4 है। चलिए ये तो सेल डिवीजन की बात है, मुझे अभी कोई इससे मतलब नहीं। चलो अब देखो मियोसिस में बच्चे लोग एक फेज आता है एनाफेज।
मियोसिस 2 पार्ट्स में होते हैं, तो 2 बार एनाफेज आएगा। तो ये मियोसिस 1 का एक फेज है बेटा, एनाफेज 1। बहुत आसान है। एनाफेज 1, बोले सर क्या होता है एनाफेज 1 में, सीखो। ठीक है, यहां देखिए मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया, तो मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद, मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद बोले सर क्या होता है, तो वहां पर एक फेज आता था बेटा एनाफेज 1। बोले सर क्या होता है इसमें, चलो सिंपल सा लैंग्वेज में सिखाता हूं। ये बेटा यहां पर कुछ स्पिंडल फाइबर वगैरह बनते हैं, और जा करके बेटा ये रस्सी, स्पिंडल फाइबर जस्ट लाइक रस्सी, वो क्रोमोसोम से जाके जुड़ गई, क्रोमोसोम से बेटा जाके जुड़ गई। एनाफेज 1 में क्या होता है, ये बेटा जो पेयर है, होमोलोगस पेयर है, 2 रेड वाले अलग हो जाते हैं, 2 नीले वाले बेटा अलग हो जाते हैं। हो गया बेटा। एनाफेज 1 में क्या होता है, ये 2 रेड वाले ना, ये बेटा होमोलोगस पेयर थे, ये अलग हो गए। ये नीला वाला बेटा ये अलग हो गया, अलग हो गया। इसलिए मियोसिस 1 में याद रखना है, मियोसिस 1 में याद रखना है बेटा किसका सेपरेशन हुआ है, होमोलोगस पेयर का। पेयर बेटा एक दूसरे से सेपरेट हो गए, रेड वाला पेयर अलग, ब्लू वाला पेयर अलग हो गया, खत्म। मियोसिस 1 में बेटा यही होता है। बोले ठीक है सर, लेकिन ध्यान से वापस से बेटा रिवाइज कीजिए। आपके पास में शुरू में जो रेड वाले पे कौन सा जीन था बेटा, कैपिटल आर, और नीचे में कौन सा था, स्मॉल आर। जब एस फेज हुआ तो कैपिटल आर, देखिए कैपिटल आर, ठीक है, इसे मैं नीले ठीक है, ये बेटा कैपिटल आर डबल हो गए ना, देखिए यहां भी कैपिटल आर, यहां भी कैपिटल आर आ गया, यहां बेटा स्मॉल आर, यहां भी स्मॉल आर आ गया, क्योंकि आपने डीएनए को डबल किया तो जीन भी डबल हो गए। तो इसी तरह से यहां पास हो गया कैपिटल वाई, इधर हो गए स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। तो रेड वाले अलग हुए बच्चा, तो ये कैपिटल आर नाम का जीन और स्मॉल नाम का जीन बेटा अलग हो गए। इधर पे कैपिटल वाई नाम का जीन था और इधर थे स्मॉल वाई नाम के जीन, अलग हो गए। जीन का है क्रोमोसोम के ऊपर है, और क्रोमोसोम का पेयर बेटा अलग हो गया। ठीक, मियोसिस एक मिनट मैंने गलत लिखा है, मियोसिस 1 है बेटा अभी, ये तो मियोसिस 1 है ना, अभी मियोसिस 2 कहां से आ जाएगा। ये बेटा मियोसिस 1 की कहानी, जो पेयर है वो एक दूसरे से अलग हो गए। सर मियोसिस 2 में क्या होता है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। कुछ नहीं, मियोसिस 2 में देखो क्या होता है। मियोसिस 2 तो बहुत आसान है, मियोसिस 2 तो बेटा बहुत आसान है। बोले सर क्या होता है मियोसिस 2 में, पहले बेटा मियोसिस 2 में क्या कीजिए, एक से फिर से 2 सेल बन जाएगा। मियोसिस 2 ये बेटा मियोसिस 2, एक से बेटा 2 सेल बना दीजिए। बोले हाँ सर बना दिया। इसलिए तो आप पढ़ते हो कि जो मियोसिस होता है उससे 1 से 4 सेल बनते, पढ़ते ना, स्पर्मेटोजेनेसिस में 1 से 4 स्पर्म बनते थे, ठीक है, oogenesis में भी बेटा 4 बनते थे, कुछ पोलर बॉडीज के फॉर्म में खत्म हो जाते, बनते लास्ट में एक्टिव एक ही है। टोटल 4 का फॉर्मेशन होता है, लेकिन बाकी 3 डिग्रेड हो जाते, एक ही फंक्शन। बोले ठीक है सर, बताइए मियोसिस 2 में क्या होता है। मियोसिस 2 बेटा बहुत आसान, मियोसिस 2 में ये बेटा जो आपका क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम की 2 डंडियां, इसे कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड, वो अलग हो जाते। वापस सीखिए, ये बेटा क्रोमोसोम के जो सिस्टर क्रोमैटिड है वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, देख लीजिए। तो ये सिस्टर क्रोमैटिड कैपिटल आर, ठीक है, अलग, ये बेटा कैपिटल आर अलग हो गए, ये नीला वाला बेटा कैपिटल वाई, ये नीला वाला कैपिटल वाई अलग हो गया, ठीक है, अलग हो गया। इसी तरह से नीचे में देखिए, नीचे में मैंने क्या बोला, सिस्टर क्रोमैटिड अलग हो जाते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड अलग हो जाते हैं। तो इधर क्या गया, इधर गया रेड वाला स्मॉल आर, इधर क्या गया स्मॉल आर, इधर क्या गया नीला वाला स्मॉल वाई, इधर क्या गया स्मॉल वाई। तो कभी बेटा बच्चों की तरह याद रखना, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में क्या डिफरेंस है, सिंपल, तुम और तुम्हारा भाई, तुम और तुम्हारा भाई ये बेटा पेयर थे। मियोसिस 1 में तुम्हें और तुम्हारे भाई को सेपरेट किया गया,
होमोलोगस पेयर थे, मैं और मेरा भाई पेयर थे, हमें और मेरे भाई को अलग कर दिया मियोसिस 1 में। मियोसिस 2 में मेरे दोनों हाथ को, मेरे अंदर कितने हाथ हैं? 2, यानी 2 क्रोमैटिड्स है। मियोसिस 2 में मेरे क्रोमैटिड्स को, मेरे हाथों को अलग किया जाता है। देख लीजिए, हमने मियोसिस 1 में बेटा पेयर को अलग किया है, रेड वाला ये वाला पेयर थे, अलग कर दिया। और मियोसिस में बेटा 2 में एक क्रोमोसोम के 2 बेटा आर्म्स थे ना, इसे सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं, उनको अलग किया जाता है। तो मेरे में से आपको समझ में आनी चाहिए, सिंपल से लैंग्वेज। ठीक है सर ये जो 4 बने, मियोसिस कंप्लीट हो गया, 4, यही बेटा गैमेट्स है, 1 2 3 और 4, ये बेटा गैमेट्स है। बोले सर कौन कौन सा गैमेट है, वापस से बताइए। 50% गैमेट देखिए बेटा, पहला और दूसरा देखिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई। और 50% गैमेट कौन है? स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो मुझे बताइए बच्चा, जो गैमेट्स बना 50% कैपिटल आर कैपिटल वाई है और 50% स्मॉल आर स्मॉल वाई है। अब ध्यान से सुनिएगा, इस प्रोसेस से कैपिटल आर कैपिटल वाई बना, स्मॉल आर स्मॉल वाई बना, बस 2 तरह की गैमेट्स बन रहे। लेकिन हमें तो सीखना था बेटा, हमें तो क्या सिखाया गया था? ओ ये तो एक मिनट, हमें तो बेटा 4 तरह का गैमेट्स बनाना सिखाया गया था। सर 4 तरह का गैमेट्स क्यों नहीं बना? मैंने क्या बोला था बेटा आपको? मैंने बेटा पहले लिया था पेरेंट कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। याद करो बेटा, डायहाइब्रिड थोड़ा सा दिमाग में लगाइए। हाँ सर, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। बोले हाँ सर याद है। इधर से गैमेट क्या बना था सर? कैपिटल आर कैपिटल वाई, और इधर से बना था स्मॉल आर स्मॉल वाई। जो आपने F1 तैयार किया था वो बना था कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये बेटा F1 था। अब F1 को तो तैयार होता था। बोले हाँ सर ये सब आता है हमें। बस मुझे बेटा सिंपल से वर्ड में बताइए कि ये बेटा ये कितने तरह का गैमेट्स बनाएगा? नहीं सर अभी तो आपने बताया था। थोड़ा सा आवाज लैग करेगा शायद, ठीक है। ये बेटा F1 कितने तरह का गैमेट्स बनाएगा? बोले सर अभी तो बताया था सर 4 तरह का। कौन कौन? वापस से सीखे। कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ एक पॉसिबिलिटी, दूसरा कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ दूसरी पॉसिबिलिटी, ठीक। तीसरा बेटा स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई तीसरी पॉसिबिलिटी, स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई चौथी प्रोबेबिलिटी। तो बेटा कितने तरह के गैमेट बने? बोले सर 4 तरह के। ध्यान से सुनो बेटा, कितने तरह के बने? 4 तरह के। अगर आप परसेंटेज में पूछते हो, परसेंटेज में पूछते हो तो ये 25 कितने बना बेटा? 25 25 25 25। 4 गैमेट बने, सबकी बेटा इक्वल परसेंटेज है, सभी बेटा 25 25 25 25 बनते। बोले ठीक है सर, इसलिए तो हम लोग बॉक्स बनाते थे सर। और ये 4 आपने बताया भी तो था, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तभी तो हम लोग 4 बनाते भी थे, एकदम करेक्ट। अब जो 4 गैमेट्स बने, थोड़ा बेटा उसको एनालाइज कीजिए। उसमें से देखिए बेटा, पहला गैमेट कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई को देखिए, इन दोनों को देखिए बेटा। बोले हाँ दिख रहा है। उनके गैमेट्स को देखिए, और ये बेटा पेरेंट है ना, ये बेटा पेरेंट है। ये बेटा कॉम्बिनेशन किससे मैच कर रहा है? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, बेटा कॉम्बिनेशन मैच कर रहा है उनके पेरेंट वाले गैमेट से। देखिए उनके पेरेंट वाले गैमेट ने कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई बनाया था। तो इन्होंने 4 गैमेट्स बनाया है, जिसमें से 2 गैमेट का कॉम्बिनेशन उनके पेरेंट वाले गैमेट से मैच कर रहा है। इसलिए बेटा इस चैप्टर में आप ध्यान से सुन लीजिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई गैमेट को आज से बेटा हम लोग कहेंगे पेरेंटल गैमेट, क्योंकि इनके पेरेंट ने इसी कॉम्बिनेशन बनाए थे पेरेंटल गैमेट।
ऊपर में देखिए, पेरेंट को देखिए, पेरेंट की तरह गैमेट बना। अब देखिए स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, क्या बेटा ये कॉम्बिनेशन का गैमेट पेरेंट ने बनाया था? बोले सर नहीं, पेरेंट ने तो ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनाया। इसी को आज से कहेंगे बेटा नॉन पेरेंटल गैमेट। नॉन पेरेंटल गैमेट, जो गैमेट का कॉम्बिनेशन पेरेंट ने नहीं बनाया, नॉन पेरेंटल, इसी को हम लोग कहते हैं बेटा रिकॉम्बिनेंट टाइप। गांठ बांध लीजिए, कोई गड़बड़ नहीं बेटा, ना तो आगे में बहुत प्रॉब्लम होगा। इसी को कहेंगे नॉन पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट टाइप। एकदम कहानी क्लियर है। मैं वापस से रिपीट कर दे रहा हूं क्योंकि इसके बिना आगे गाड़ी नहीं बढ़ी। पेरेंटल रिकॉम्बिनेंट बेटा बहुत परेशान करेगा, तो मैंने एकदम सिंपल वर्ड में वापस से रिपीट कर देता हूं। बच्चा आपको डायहाइब्रिड क्रॉस करना है, डायहाइब्रिड के लिए आपको पेरेंट लेना है, बोले ठीक, राउंड और उसके साथ में येलो कलर का सीड, बोले हाँ, रिंकल्ड उसके साथ में ग्रीन कलर का सीड, बोले डन। पेरेंट कैसा गैमेट बनाएगा? दोनों में से एक आएगा, एक कैपिटल आर, दोनों में से एक आएगा कैपिटल वाई, ये बेटा पेरेंटल गैमेट। यहां दोनों में दो आर में से एक स्मॉल आर आएगा, एक बेटा स्मॉल वाई आएगा, पेरेंटल गैमेट। गैमेट बना। दोनों के फ्यूजन से बेटा अब F1 की तैयारी, F1 बनेंगे। F1 कैसा है? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये बेटा F1 है, ठीक है, राउंड एंड येलो। अब मुझे बताना, आपस में सेल्फिंग कराने की आप तैयारी करा रहे हो, छोड़ दो बेटा, छोड़ दो सेल्फिंग वेल्फिंग अभी छोड़ो, बस मुझे एक सिंपल लैंग्वेज में बता दो, ये बेटा F1 कितने तरह का गैमेट्स बनाएगा? बोले सर 4 तरह का। कौन कौन? कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ध्यान से सुनना, ध्यान, इनको देखिए, पहले वाले को देखिए और बेटा चौथे वाले को देखिए। ये बेटा गैमेट्स, ये बेटा गैमेट्स किससे मैच कर रहा है? बोले सर ये गैमेट सर उनके पेरेंट से मैच कर रहे हैं, इसलिए इस कॉम्बिनेशन वाले गैमेट को बेटा आज से गांठ बांध लीजिए, वो गैमेट जो कॉम्बिनेशन इसके पेरेंट भी बनाते थे उसे बेटा कहते हैं पेरेंटल गैमेट। और जो कॉम्बिनेशन स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई इसके पेरेंट नहीं बनाते थे, उसी को कहते हैं नॉन पेरेंटल गैमेट, या सिंपल भाषा में रिकॉम्बिनेंट गैमेट। रिकॉम्बिनेंट ये बेटा बहुत परेशान करेगा आपको। रिकॉम्बिनेंट कहने का मतलब जो बेटा उसके पेरेंट नहीं बनाते। अब मुझे बताइए चारों के बनने की प्रोबेबिलिटी कितना होता है बेटा? 25, इक्वल इक्वल है, 25 है, 25 25 25, यानी कि बेटा ये बनने की प्रोबेबिलिटी, पेरेंटल बनने की प्रोबेबिलिटी 25 25 मिलकर के 50, और इनके बनने की प्रोबेबिलिटी बेटा 50। यही है बच्चा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सिंपल से भाषा में कहता है कि जब दो जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे होंगे तो पेरेंटल बनने की प्रोबेबिलिटी और रिकॉम्बिनेंट बनने की प्रोबेबिलिटी, दोनों की बेटा प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी। पेरेंटल बेटा 50% बन सकता है और रिकॉम्बिनेंट बेटा 50% बन सकते हैं। कंप्लीट। बोले सर कैसे बनाया आपने? इसी को एक्सप्लेन करने के लिए, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इतना तामझाम किया था। ये बेटा पॉसिबिलिटी नंबर 1 है। एनसीईआरटी में बेटा 2 पॉसिबिलिटी दे रखा है, ये बेटा 1 है। पॉसिबिलिटी 1 से जो भी गैमेट्स बन रहे बेटा देखिए तो क्या बन रहा है? कैपिटल आर कैपिटल वाई पेरेंटल, कैपिटल आर कैपिटल वाई पेरेंटल, स्मॉल आर स्मॉल वाई पेरेंटल, स्मॉल आर स्मॉल वाई पेरेंटल। इस पॉसिबिलिटी से बेटा 100% जो भी गैमेट्स बन रहे हैं, 100% जो बेटा गैमेट्स आपको बनते हुए दिख रहे वो बेटा कैसे बन रहे? पेरेंटली तो बन रहे। ये बेटा पॉसिबिलिटी 1 है। बोले सर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी से बेटा 100% मैं अभी रिकॉम्बिनेंट बता दूंगा। एनसीईआरटी में 2 फिगर है, पॉसिबिलिटी 1 है बेटा। बोले सर पॉसिबिलिटी 1 मतलब?
ये वाला कैपिटल आर वाला बेटा जो जीन है कैपिटल वाई के साथ जा रहा है, बेटा स्मॉल वाई के साथ भी तो जा सकता है, स्मॉल वाई के साथ में जाएगा तो 100% रिकॉम्बिनेंट बनने के चांस। बोले सर कैसे? फिगर बना देता हूं क्योंकि एनसीईआरटी ने बनाया है। तो पहली प्रोबेबिलिटी से 100% पेरेंटल, दूसरी प्रोबेबिलिटी से 100% रिकॉम्बिनेंट। तो दोनों बेटा बनने की प्रोबेबिलिटी आधा आधा है, आधा पेरेंटल हो गए आधा रिकॉम्बिनेंट हो गए। हेड एंड टेल आने की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ, तो हाफ प्रोबेबिलिटी पेरेंटल पॉसिबिलिटी 1 से, और पॉसिबिलिटी 2 फटाफट बना दे। आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आ जाएगा, फिर क्लास एंड करेंगे बस। बोले सर पॉसिबिलिटी 2 क्या है सर? देखिए ये F1 है, F1 में ये बेटा आया कैपिटल आर और ये बेटा आया स्मॉल आर। दूसरा पेयर बेटा गलती से अरेंज हो गया स्मॉल वाई और इधर बेटा कैपिटल वाई। दूसरा पेयर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ना अरेंज होकर के स्मॉल वाई कैपिटल वाई अरेंज है। यही तो इंडिपेंडेंट है, तुम गाइड नहीं करोगे सामने वाला कौन पेयर होगा। फर्स्ट पेयर है अपना समझो, सामने में कैपिटल वाई भी आ सकता है स्मॉल वाई भी आ सकता है। बोले सर एस फेज में क्या होगा? तो बेटा एस फेज में बेटा क्या करते हैं, हाथ को डबल करते हैं बेटा, हाथ लो डबल कर दो, उसके बेटा हाथ को डबल करते, क्रोमैटिड डबल हो जाते, तो जीन्स भी डबल हो जाएंगे। लिख देते हैं फटाफट, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई। चलो बच्चा ये बताइए मियोसिस 1 में क्या होता है? बोले सर मियोसिस 1 से 2 सेल बनते हैं, पहले ये बना दीजिए। चलो बेटा बना दिया। 1 से किसका सेपरेशन? बोले सर पेयर का। यहां देखो ये पेयर सर अलग हो जाएंगे, ये पेयर सर अलग हो जाएंगे, यानी कि कैपिटल आर वाला ये रेड वाला और रेड वाला अलग हो जाएगा मियोसिस 1 में, ये नीला वाला अलग हो जाएगा मियोसिस 1 में, पेयर अलग हो जाते। चलो जीन लिख देते फटाफट। यहां कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, स्मॉल आर है। नीले वाले में क्या है बेटा? स्मॉल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अब बेटा फटाफट मियोसिस 2 बता दो। बोले सर कुछ नहीं है सर, मियोसिस 2 बेटा दुनिया का सबसे आसान सा वर्ड है सर। मियोसिस 2 में हाथों को अलग कर दो सर, क्रोमैटिड को अलग कर दो। चलो बेटा क्रोमैटिड को तोड़ते, यहां से क्रोमैटिड को उड़ा दो बेटा, क्रोमैटिड को अलग कर दो। तो एक तरफ बना कैपिटल आर, एक तरफ बना कैपिटल आर, क्लियर? यहां बना दो, इधर बना स्मॉल वाई, इधर बना स्मॉल वाई। अब चलो नीचे बना देते हैं, इधर बना स्मॉल आर, इधर बना स्मॉल आर, इधर बना कैपिटल वाई, इधर बना कैपिटल वाई। 4 गैमेट्स बने? बोले हाँ सर बन गए। चारों गैमेट को देखो, चारों गैमेट्स का कॉम्बिनेशन देखो क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, क्या बच्चा कैपिटल आर स्मॉल वाई, पेरेंटल या नॉन पेरेंटल? बोले सर नॉन पेरेंटल, इसके पेरेंट ऐसा गैमेट नहीं बनाया। फिर देखो बेटा कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल, सभी के सभी गैमेट बेटा, सभी के सभी गैमेट 100% जो गैमेट है वो बेटा रिकॉम्बिनेंट टाइप के हैं, पेरेंट ने नहीं बनाया, नॉन पेरेंटल है वो बेटा, रिकॉम्बिनेंट टाइप के हैं। इसलिए मियोसिस के दौरान या तो बेटा पेरेंटल वाला कॉम्बिनेशन बन सकता है या तो बेटा नॉन पेरेंटल वाले बन सकते हैं। दोनों के बेटा हाफ हाफ चांस है, इक्वल चांस है। इसलिए जब मियोसिस होता है तो 50% चांस है कि पेरेंटल वाले कॉम्बिनेशन बने, हाँ, और 50% चांस होता है कि वो बेटा पेरेंटल वाले रिकॉम्बिनेंट वाले कॉम्बिनेशन बने। यही है बेटा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, अलग अलग कॉम्बिनेशन का गैमेट्स तैयार करना। एनसीईआरटी में बेटा फिगर में कलर को चेंज करके दिया है, आप आसानी से कर लेना। चलो किसे किसे समझ में आ गया? चलो बच्चा फटाफट किसे किसे समझ में आ गया? आसान सा है, एनसीईआरटी का फिगर में को मैच कर लीजिएगा, पॉसिबिलिटी दे रखा है।
चलो ठीक है, तो अब हमें अगले क्लास में हम लोग मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट को डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बेटा हम लोग यहां पास लीव करते हैं। किसी बच्चों को कोई टर्म्स में परेशानी है वो केवल फटाफट पूछ लो, बाकी बच्चे यू कैन लीव। अगर किसी बच्चे को आज वाले में कहीं बस कोई ऐसा लग रहा है वो मैं पहले मैसेज कर दूं, मेरे से होना नहीं चाहिए, सिंपल सा वर्ड है। और बेटा आप जाके एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो थोड़ा सा आप चलो ठीक है फिर, ठीक है, बाय बाय।